नमस्कार, स्टॉक टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बाजार में अगस्त सीरीज की खराब शुरुआत, निफ्टी 5,900 के नीचे बंद, मिड कैप शेयरों की भी जोरदार पिटाई। उम्मीद से बेहतर मुनाफे के बावजूद 3% तक टूटा HUL का शेयर, पिछली तिमाही की वॉल्यूम ग्रोथ ने किया निराश। सरकारी बैंक की सेहत अब भी खराब, पहली तिमाही में पंजाब नेशनल बैंक के NPA में 1,800 करोड़ रुपए का भारी उछाल, बैंक ऑफ इंडिया का NPA भी बढ़ा। आज जब बाजार का हाल काफी खराब रहा और बहुत खराब शुरुआत करी है अगस्त सीरीज के। हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन तो था ही, लेकिन आज पूरा बाजार का हाल देखते हैं। मेटल शेयरों ने आज काफी प्रेशर दिखाया बाजार में और सेकंड हाफ में ये प्रेशर दरअसल गहराता हुआ नजर आया। हिंडाल्को देखिए, स्टरलाइट या फिर सेसागो, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स थे जो पिटते हुए नजर आए। HUL में वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स निकल कर आए और इसीलिए शेयर में एक बहुत तगड़ा गिरावट का शिकार हुआ। करीब 5% तक नीचे ये शेयर गया इंट्राडे में, हालांकि 3.5% नीचे जाकर बंद हुआ है। लेकिन PNB में भी कंसर्न्स निकल कर आए और वो थे एसेट क्वालिटी को लेकर। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे भी बाजार को पसंद नहीं आए और इसलिए इस शेयर में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन कुछ अच्छे नतीजे भी आए कंपनियों की ओर से। बायोकॉन उसमें से एक है। टाटा कॉफी के रिजल्ट बाजार को पसंद आए और इसीलिए इन दोनों ही शेयरों में आपने देखा बढ़त के साथ आज क्लोजिंग हुई है। लेकिन आज बैंकिंग शेयरों की तरफ से एक बेहद खराब प्रदर्शन देखने को मिला। बैंक निफ्टी तो पिता ही, लेकिन छोटे मझौले बैंक पिटते हुए नजर आए। कैनरा बैंक देखिए 8% तक टूटता हुआ नजर आया। यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, एक लंबी लिस्ट है बैंकों की जिसमें आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ऑटो शेयरों की तरफ से भी बेहद खराब प्रदर्शन, टाटा मोटर, मारुति जैसे स्टॉक पिटते हुए नजर आए। लेकिन आज सरप्राइजिंगली कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी रैली देखने को मिली। जेट उसी में से एक है। यहाँ पर चर्चा चल रही है कि सोमवार को FIPB की बैठक में हो सकता है कुछ अच्छी खबर निकल कर आए और इसी एंटीसिपेशन में आज 17% तक दौड़ लगाई इस स्टॉक ने। वो कार्ड पिछले कई दिनों से पिट रहा है और आज फिर यहाँ पर लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया। बाजार के लिए अगला हफ्ता कैसा हो सकता है, क्योंकि अगला हफ्ता दरअसल काफी इंपॉर्टेंट है। RBI की पॉलिसी होने वाली है 30 तारीख को। 30 और 31 तारीख को US फेडरल रिजर्व की भी बैठक है। ऐसे में किस तरह की रणनीति आपको बनानी चाहिए अगले हफ्ते के लिए और पूरी सीरीज पर क्या व्यू बनाना चाहिए, यही सब जानते हैं। बताने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ sptulsian.com के श्री SP तुलसियान जी। तुलसियान जी, स्वागत है आपका। अब कैसे देखते हैं आप पहले तो आज के बाजार को, जिस तरह से बेहद खराब प्रदर्शन दिखाया, मेटल शेयर पिटते हुए नजर आए, बैंकिंग शेयर पिटते हुए नजर आए, अब क्या व्यू बन रहा है मार्केट्स पर आपका और इस पूरी सीरीज पर आपका? देखिए, ऐसा है हेमंत कि अगर आप कल की एक्सपायरी देखें तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि इंडेक्स मैनेजमेंट जो है काफ़ी जोरों शोरों से हुआ है। उदाहरण के तौर पे HUL काफ़ी ऊंचा बंद हुआ। जितने भी टेक स्टॉक्स थे उसमें आप इन्फी, TCS सभी को इंक्लूड कर सकते हैं, वो काफ़ी ऊंचे बंद हुए। रिलायंस काफ़ी ऊंचा बंद हुआ, ITC काफ़ी ऊंचा बंद हुआ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसके कोई कारण नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं इंडेक्स मैनेजमेंट जो है वो साफ झलक रहा था। और अब दूसरी चीज़ आई है कि जो आगे पिक्चर बनता है, जनरली हमेशा एक सिचुएशन होती है कि जब रिजल्ट सीजन शुरू होती है तो शुरुआत के 2 हफ्ते में जितने भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आने होते हैं वो सारे के सारे आ चुके होते हैं, जिसको बाजार फैक्टर इन करता है। क्योंकि आज से सीरीज, नई सीरीज जो शुरू हुई है अगस्त की, जो अपने आप में इस बार 5 हफ्तों की सीरीज है, तो जितने भी वीक रिजल्ट्स हैं जनरली, या फिर आप ये कहिए कि कम से कम 2/3 रिजल्ट्स या 75% रिजल्ट्स जो हैं वो बाजार को निराश करते हैं, जिनका कि रिफ्लेक्शन हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिलता है। जरूरी नहीं कि सारे के सारे इंडेक्स स्टॉक्स पे देखने को मिले, लेकिन फिर भी अभी कई ऐसे रिजल्ट्स हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ अगले हफ्ते आपको कैनरा बैंक है, भारतीय एयरटेल है, ICICI बैंक है, जिनका कि इंडेक्स में समावेश है। तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से जो है बाजार को दबाव में रखेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा इवेंट आपने जो अभी नैरेट किया, मेरे हिसाब से मंगलवार जब RBI पॉलिसी होगी वहां तक थोड़ा सा कॉशन रहेगा। अगर RBI कोई, बिकॉज जितने भी RBI को मेजर्स लेने थे उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। जैसे एक था कि पहले कि ये रेट हाइक होगा, वो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसे चांसेस हैं। हम अब रेट कटौती की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेट हाइक की बात करें। तो अगर RBI पूरे के पूरे स्टेटस को छोड़ देता है, यानी एक नॉन इवेंट टाइप में अगर मीट होती है, तो उसके बाद में हमें खास करके बैंकिंग स्टॉक में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। एक्चुअली वो इंडिकेशन आज हमें आखिर के 1 घंटे में भी देखने को मिला। तो मंगलवार तक एक कॉशन जरूर है, जहां पे आपको एक उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद जो इंडेक्स जो है वो 5800 के आसपास भी आ सकती है निफ्टी के लेवल पे। लेकिन अगर मैं पूरी सीरीज का व्यू लूं तो मैं अपने आप को एक नेगेटिव रखूंगा, जहां पे 6000 से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है और नीचे में 5650। जैसे मैंने बताया कि अगर 5 वीक का
5 वीक की F&O सीरीज हो और अगर उसमें आपका नेगेटिव व्यू है, ऐसे इवेंट्स लाइंड अप हैं जो मार्केट को प्लीज नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो 6000 टॉप पे और 5650 का एक तरह से सपोर्ट जो पूरी अगस्त सीरीज के लिए मेरे हिसाब से एक रहने की संभावना है। तो सुशांत जी, अगले हफ्ते भारती और आइडिया के नतीजे भी आने वाले हैं। 31 तारीख को भारती के आएंगे, 1 तारीख को आइडिया के आएंगे और इन स्टॉक्स ने भी बीती सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है, बल्कि बाजार को आउट परफॉर्म किया है। आप कैसे देखते हैं टेलीकॉम कंपनियों में इन दोनों को, और क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पर अभी और लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती हैं, क्योंकि 17% से ज़्यादा की तेजी भारतीय एयरटेल में देखी जा चुकी है? देखिए, अगर आप सिर्फ रिजल्ट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि भारती जो है कोई भी रूप में आपको प्लीज कर सकेगा या कोई भी पॉजिटिव सरप्राइजेस रिजल्ट से आपको देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से रिजल्ट्स के बाद में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। जनरली एक भारतीय एयरटेल का अगर आप पिछले 3-4 महीनों का बिहेवियर देखें तो 290 से 330 की एक तरह से रेंज बन गई है, लेकिन इस बार इन्होंने आउटर रेंज को भी क्रॉस किया है। तो शायद इसके बाद, जैसे मैंने बताया कि काफी हेवी वेट्स जो है अपर एंड पे चल रहे हैं, जिसमें आप भारती को भी शामिल कर सकते हैं। तो हो सकता है रिजल्ट्स के बाद में आपको इसमें एक अच्छा करेक्शन देखने मिले और यहां से जो है रिजल्ट्स जो शायद जो है ट्रिगर होगा नेगेटिव के लिए। अब मैं आऊं आइडिया पे। आइडिया में एक तरह से बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग ग्रिप बनी हुई, जहां पे शेयर करेक्ट होता है 150 के नीचे आता है, फिर से हमें उसके अंदर एक बाउंस बैक आते हुए दिखाई देता है। इसमें आप ये कह सकते हैं एक तो लिक्विडिटी जो फ्लोटिंग स्टॉक काफी कम है और FIS का जो है इसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग जो ग्रिप है। रिजल्ट्स में मुझे नहीं लगता है कोई भी निराशा होगी। अगर आप मार्च का भी नतीजा देखें, रिजल्ट्स देखें आइडिया का, तो ठीक ठाक था। यहाँ पे भी मेरे हिसाब से मार्केट के एक्सपेक्टेशन को शायद वो मार्जिनली 1-2% ऊपर ही देवें, तो वहां पे रिजल्ट्स जो है शायद उसके लिए पॉजिटिव कारगर होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं इस लेवल पे इवन आइडिया में भी एंट्री करने की सलाह नहीं दूंगा। बेटर है कि हमें रिजल्ट्स तक वेट करना चाहिए। तुलसन जी, आप HUL को आप किस तरह से देखते हैं? स्टॉक ने भी आउट परफॉर्म किया, मार्केट को अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन जिस तरह से आज नतीजे पेश हुए, वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स जताए जाने लगे, बल्कि कल से यूनिलीवर ने इस तरह के संकेत दे दिए थे। अब आप कैसे देखते हैं, यहाँ से HUL में किस तरह की चाल देखने को मिल सकती है? अच्छी रैली इसमें हो चुकी है। देखिए, HUL में अगर आप एक सिर्फ फाइनेंशियल नतीजों पे देखें तो उन्होंने मेंटेन किया है बॉटम लाइन को। अदर इनकम का जो 100 करोड़ रुपया या एक्सेप्शनल आइटम उसे निकाल देवे तो उसके हिसाब से उन्होंने बॉटम लाइन मेंटेन किया। जब आपने जो बिल्कुल सही कहा, अगर HUL 6% का ग्रोथ नहीं दिखाती तो क्या इसे आप 43-44 का P मल्टीपल दे सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं। और जो वही सिचुएशन बनने जा रही है। जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया है वो है वॉल्यूम ग्रोथ का। 4% का वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने दिखाया। जिस हिसाब से एक एनालिस्ट एक कॉल ले रहे हैं, हर एक का एक जो टिल्ट जो है या शिफ्ट जो है वो ITC में जा रहा है कि ITC जो है काफी ज्यादा कंफर्टिंग है। और एक जो चीज हमें पिछले एक्सपायरी तक देखने को मिली कि HUL का जो फ्लोट था काफी कम हो गया है। तो ऐसे में ट्रेडिंग पोजीशन जो बनाता है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग हैंड्स हो, तो वो इस शेयर में काफी ज्यादा एक आर्टिफिशियल वॉलेटिलिटी या काफी अप या डाउन दोनों प्ले कर सकता है। लेकिन अब नतीजों के बाद में मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा कि फिर से आप शेयर को 700 रुपए खींच सके। और जो भी लॉन्ग पोजीशंस बनी है वो ग्रेजुअली इसी सीरीज में मेरे हिसाब से लिक्विडेट होगी। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नियर टर्म में आने अगले 5 या 7 दिन में जो शेयर करेक्ट होगा, लेकिन शायद इस अगस्त सीरीज में मुझे लगता है कि शेयर जो है 625 से 630 के लेवल को देखने को मिल सकता है। जबकि अपसाइड इवन 2 या 3% की अपसाइड भी 680 के ऊपर भी जो शेयर जाने की संभावना बहुत कम है। तो 630 से 680 का लेवल विथ नेगेटिव बायस फॉर होल ऑफ द रिमेनिंग अगस्त सीरीज। आगे दूसरे दिग्गज बैंक्स के नतीजे आने वाले हैं, खासकर SBI के। क्या इसी तरह का क्यों लेना चाहिए या SBI थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकता है? देखिए, SBI से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है, लेकिन जो कंसर्न्स बना हुआ है वो है कैनरा बैंक के ऊपर। क्योंकि अगर आप टॉप 5 PSU बैंकें देखें तो फर्स्ट है बैठती है SBI, सेकंड है PNB, थर्ड है कैनरा बैंक। तो वहां पे थोड़े कंसर्न्स जरूर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं PNB के परफॉर्मेंस को आज साथ साथ में बैंक ऑफ इंडिया से भी जोड़ना चाहूंगा, जहां पे एसेट क्वालिटी मेरे हिसाब से काफी बेटर रही है। ग्रॉस NPA अगर आप देखें तो 5 बेसिस पॉइंट की बढ़त आई है। नेट NPA में 4 बेसिस पॉइंट की बढ़त आई है। इवन PNB में जो एक बड़ा अकाउंट था इनका, जो सूरज डायमंड पहले था, जिसका भी नाम विंसम डायमंड है, उसके अंदर काफी बड़ा हिट लेने से इस कंपनी को ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आई। और ऐसा और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 या 3 जो जेम एंड ज्वेलरी कंपनी है, जिसमें काफी ज्यादा एक तरह से कहते हैं ना कि जो सैंक्शनिंग है या जिसके लिए आपने पैकिंग क्रेडिट दी है, उसके ऊपर ही सवाल उठाया जा रहा है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उन अकाउंटों को आप CDR में भी रेफर नहीं कर सकेंगे और वहां पे पैसा रिकवर करने की भी कोई संभावना नहीं है। तो आज PNB ने उस अकाउंट, जैसे विंसम का मैंने उदाहरण दिया, वहां पे अगर 15% की प्रोविजनिंग की है तो आगे जाके हो सकता है
सकता है अगले 2-1 क्वार्टर में उन्हें कंप्लीटली उस अमाउंट को राइट ऑफ करना पड़े, जिससे बड़ा हिट हो सकता है। अब विंसम जैसे हम जानते हैं कि उसमें करीबन 500 से 600 करोड़ की पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी अवेल्ड है, तो इसी चिंताओं को लेके काफी ज्यादा जो कंसर्न्स, और जैसे आगे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि और नई कंपनियां जो है सीडीआर को रेफर कर रही है, जो रीशेड्यूलमेंट मांग रही है, तो वो अपने आप में कंसर्न्स जो है वो सारे के सारे बड़ी बैंकों में रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से एसबीआई जो है शायद उतना डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए एसेट क्वालिटी को लेके और रिजल्ट को लेकर के। चलिए, तो ये रहा है बैंकिंग शेयरों पर, लेकिन जाते जाते एक बार देख लेते हैं कि बाजार के दूसरे जानकारों का बाजार पर क्या व्यू बन रहा है। पीएसयू बैंक को जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एसेट क्वालिटी कंसर्न जब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर दिखने शुरू हो गए हैं तो पीएसयू बैंक्स में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेंगे एसेट क्वालिटी पर। और इस क्वार्टर जो कि जून क्वार्टर में तो ट्रेजरी गेन्स का बेनिफिट है, पर जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में तो वो भी बेनिफिट दिखता नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं उनसे शॉर्ट टर्म रेट्स तो बहुत स्पाइक कर गए हैं और इन्वर्टेड यील्ड कर्व है। तो बाय एंड लार्ज वही बैंक्स में फोकस करें, जैसे एचडीएफसी बैंक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, आईएनजी है। It will be very difficult for the RBI to cut interest rates on July 30th, having created conditions for the market interest rates to raise in the last 2 weeks. So I don't think there is a rate cut that is coming our way on July 30. But will they hike the policy rates? I think if they do so, it will be consistent with what they have done to market interest rates and government borrowing costs across the curve. Because in the last 2 months, the rupee weakness and the fact that the price of crude oil both have gone up, you could see inflationary pressures come back in the second half of the year. So a rate hike on July 30 of 25 to 50 basis points is not ruled out, but certainly even if they stand pat, having created conditions for a spike in market interest rates, that would be reasonable too. So I think the case for a rate hike on July 30 is not very clear cut. It could go either way, a rate hike or no action. स्वागत है आपका स्टॉक टॉक में। हमारे साथ हमारे खास मेहमान sptulsian.com के श्री एसपी तुलसियान जी बने हुए, और वक्त हो गया है जानने का कि उनके कौन से फेवरेट स्टॉक हैं जिसमें अगर आप दाव लगाते हैं, आप उसमें बने रहते हैं, तो आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। तुलसियान जी बताइए, पहला स्टॉक कौन सा है आपका? देखिए, पहला स्टॉक मैंने चूज किया वो है सेंचुरियन का। ये बीके बिरला ग्रुप की कंपनी है और नायलॉन, स्पेशल नायलॉन यार्न बनाती है। और कंपनी की जो खासियत है, अब इन्होंने पिछले 1 साल में अपनी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को पूरा चेंज किया और नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे इनकी मार्जिन काफ़ी अच्छी है। उदाहरण के तौर पे इन्होंने नायलॉन फ्लैट यार्न जो है अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया, जो बाजार में काफ़ी वेल एक्सेप्टेड है। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक है पूना, एक है महाड़ और तीसरी है भरूच में। लेकिन पिछले वर्ष कंपनी ने महाड़ के प्लांट में अपने वर्करों को रिट्रेंच करके पूरी वर्कफोर्स को रैशनलाइज किया है, और जो वर्कफोर्स काफ़ी ज़्यादा थी वो भी अब कम हो गई, जिससे इनको एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। और वो FY14 के जो फर्स्ट क्वार्टर का नतीजा आया उसमें हमें देखने को भी मिला है कि टॉप लाइन जो 404 करोड़ की थी उस पर कंपनी ने एबिटा दिखाया तकरीबन 44 करोड़ का, पैट दिखाया करीबन 15 करोड़ का, और वो EPS में कन्वर्ट हुआ है, करीबन 7 रुपये EPS क्वार्टर का आया है। अगर मैं यही FY13 के EPS से कंपेयर करूँ तो पूरे FY13 में EPS था 10 रुपया, जबकि कंपनी ने ऑलरेडी 7 रुपये का EPS फर्स्ट क्वार्टर में अचीव कर लिया है। लास्ट ईयर जो 10 रुपये का EPS का था, उसका मुख्य कारण था कि मेजर अमाउंट करीबन 15-17 करोड़ उन्होंने वर्करों को रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, वॉलंटरी कॉम्पनसेशन दिया था। लेकिन अब अगर मैं गोइंग फॉरवर्ड चलूँ तो अगर मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट लूँ 21-22 रुपये का भी EPS एक्सपेक्ट करूँ FY14 का, जो संभावना है, मैं 7 को 4 से मल्टीप्लाई करके 30 का एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 21-22 रुपये का EPS, 300 रुपये की बुक वैल्यू, बीके बिरला ग्रुप की जो कंपनी है, जिस हिसाब से उनका आगे बिजनेस मॉडल है, मेरे हिसाब से इसके अंदर जो है चीज़ें इंप्रूवमेंट, वर्किंग में इंप्रूवमेंट आने की सब कंटिन्यूटी रहेगी। और इस लिहाज से आप इसमें 140 रुपये का लक्ष्य अगले 6 महीने में रख सकते हैं। 6 महीने में 140 रुपये तक का भाव देखने को मिल सकता है सेंचुरी इंक का। ये है तुलसियान जी का पहला स्टॉक। तुलसियान जी, दूसरा पसंदीदा स्टॉक कौन सा होगा जिसको आप सलाह देंगे इस समय लोगों को खरीदने की? दूसरा मैंने स्टॉक चुना है अतुल लिमिटेड। ये लाल भाई ग्रुप की कंपनी है। एग्रोकेमिकल, एरोमेटिक्स, पिगमेंट्स, डाइस इंटरमीडिएट्स, बल्क केमिकल्स इंटरमीडिएट्स, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। और कंपनी का जो प्लांट है वो अतुल कॉम्प्लेक्स और अंकलेश्वर 2 जगह पे है, जहाँ पे इनके पास 1300 एकड़ कंबाइन जो है 1300 एकड़ की ज़मीन है। अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर के नंबर पे आऊँ तो कंपनी का जो 500 करोड़ प्लस का जो टॉप लाइन है उस पर एबिटा है 65-66 करोड़ का, और पैट आया करीबन 40 करोड़ का, जिसका कि EPS है 13.5 रुपये फर्स्ट क्वार्टर का। FY13 में कंपनी ने 45 रुपये का EPS दिया था, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि FY14 में जिस हिसाब से उनकी मार्जिन एक्सपांशन हो रही है वो
55 से 56 रुपए ईपीएस देने में सक्षम रहेंगे, यानी करीबन 20% प्लस का ग्रोथ जो है बॉटम लाइन में वो ईयर ऑन ईयर वो दिखाएंगे, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माना जाएगा। अब अगर आप इस कंपनी का आगे देखें तो इनके पास 500 से 600 एकड़ जो सरप्लस लैंड है, और बीच में ऐसी बात आ रही थी, मैनेजमेंट ने इंडिकेट भी किया था कि पार्ट ऑफ द सरप्लस लैंड को मोनेटाइज करेंगे। वर्तमान में मार्केट कैप कंपनी का करीबन 1000 करोड़ के नीचे है, 300-325 करोड़ का डेट है, यानी ओवरऑल कंपनी आपको एंटरप्राइज वैल्यू 1350 से 1400 करोड़ है। तो इस लिहाज से वर्किंग अगर आप देखें या फिर लैंड मोनेटाइजेशन भी देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक प्रोस्पेक्ट है आने वाले समय में इंप्रूवमेंट का, और मेरे हिसाब से 6 महीने में शेयर 400 रुपये का एक लेवल दिखा सकता है। चलिए, तो अतुल लिमिटेड एक और ऐसा स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक तुलसियान जी की तरफ से, इस पर भी आप बेट कर सकते हैं। ये शेयर भी आपको 6 महीने में 400 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। तो ये 2 स्टॉक्स पर आप बेट कर सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। तुलसियान जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। स्टॉक टॉक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान sptulsian.com के श्री SP तुलसियान जी बने हुए और काफी सारे दर्शक हैं जो अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं उनसे। मनोज जी ने हमें फोन किया है इसी बीच। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार, मेरे पास जेट एयरवेज के 20 शेयर्स हैं ओके एट द रेट ऑफ 342 जी। एंड मेरे को इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जाना था। आई कैन होल्ड फॉर 1 to 3 months और मैं डिप्स में और भी बाय करना चाहता हूँ। तो ठीक है, और आपने 342 रुपए के भाव पर इस शेयर में एंट्री की थी। आज मुनाफा भी हो रहा है, आज अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाया है तुलसियान जी। इस स्टॉक ने 17% ऊपर था। चर्चा ये भी चल रही है कि FIP भी हो सकता है सोमवार को इस डील के ऊपर अपना कुछ व्यू लेता हुआ नजर आए। कैसे देखते हैं आप इन सब खबरों को और इनको क्या सलाह देंगे? देखिए मनोज जी, इसमें सारे के सारे जो चीज़ें अब शेप ले रही कि इसमें ऐसा लगता है कि एतिहाद जो है FIPB या सेबी ने जो ऑब्जेक्शंस रेस किए उनको मानने के लिए तैयार, और उसी हिसाब से नया शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनेगा। हो सकता है शायद जेट जो है थोड़ा सा एक्सटेंशन मांगे इस डील को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन ये सभी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। चाहे आप एतिहाद देखें, जेट देखें, या एतिहाद की सरकार देखें या फिर भारत सरकार देखें, वो चाहते हैं कि ये डील हो, और अगर ये डील होती है तो इसमें निश्चित रूप से एक ओपन ऑफर आने के 90% चांसेस बैठते हैं, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा ट्रिगर होगा। तो यहाँ पर अगर ओपन ऑफर आती है, डील गो थ्रू होती है, क्योंकि FIPB और सेबी ने बहुत बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि कंट्रोल का इसके अंदर एग्जिस्टेंस है। एतिहाद के पास काफ़ी बड़ा कंट्रोल का पॉइंट आता है जो एतिहाद नहीं छोड़ना चाहेगा। तो अगर ओपन ऑफर इसमें आती है तो ये शेयर जो है करीबन 500, जो अब वर्तमान में 400 के आसपास चल रहा है, और करीबन 545 से 560 के बीच में जा सकता है। आपको मैं सलाह दूंगा 20 शेयर जो आपने खरीदे हैं वो रोक के रखिए, और आपको अगर बाई करना है तो मैं मंडे को आपको सलाह दूंगा कि आप रिव्यू करिए, लेकिन मैं बहुत ऊंचे उछाल पे आपको लेने की सलाह नहीं दूंगा। 400-410 के आसपास रहे तो उसको खरीदी करके आप अपना स्टेक को बढ़ाइए, अदरवाइज 20 शेयर तक सीमित रहिए, उसे 3 महीने तक होल्ड करिए। चलिए, 3 महीने का नजरिया रखिए, अच्छा रिटर्न कमाने को मिल सकता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह तुलसियान जी दे रहे हैं। इसी बीच कुछ और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं उनसे। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? सुना रही है। जोशी जी बताइए क्या सवाल है आपका? मैं कह रहा हूँ आज उस पर सर्किट लगाया है। वो कार्ड की बात कर रहे हैं आप? हाँ, टुडे सर्किट ना। जी हाँ, लोअर सर्किट लगा था आज उसमें। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम है या सर वापस अपडेट होगा? और आपने किस भाव पर खरीदा है? मेरा तो 1300 का है। 1300 रुपए के भाव पर खरीद रखा है वो खाट तुलसियान जी। ऐसे काफ़ी सारे दर्शक हैं जो ऊपर के भाव पर इसमें अटके हुए हैं और बहुत परेशान हैं। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि इस स्टॉक ने वन वे कमाकर भी काफ़ी पैसा दिया है और अब जब जा रहा है तो यहाँ पर आज तो देखिए एग्जिट भी नहीं मिल रही थी। देखिए जोशी जी, आपने पूछा कि लोअर सर्किट क्यों है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रॉब्लम है और इसीलिए वो देखने को आई है। हम देख रहे हैं कि इनका जो वालूज प्लांट है वहाँ पे US फूड FDA ने काफ़ी बड़े कंसर्न्स रेज किए हैं, और अब एक नया जो इसमें ट्विस्ट आया कि इसमें क्रिमिनल एंगल की बात करें कि US सरकार जो है या US FDA जो है इसके अंदर क्रिमिनल एक्शन भी कंपनी या उसके प्रमोटरों के अगेंस्ट में ले सकती है। उससे चिंताएं जो है और बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन साथ साथ में अगर आप कंपनी का स्टेटमेंट देखें, उन्होंने एक US के कंसल्टेंट को अपॉइंट किया है जो इसी मामलों को हैंडल करता है, और वो काफ़ी उम्मीद है
कि जितनी भी प्रॉब्लम्स उन्होंने जो पॉइंट आउट किए उसको रेक्टिफाई करेंगे और फिर से कंपनी को जो है अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि शेयर जो है 500 रुपये से ज़्यादा करेक्ट हो, लेकिन कोई भी ऐसी अनिश्चितताएं, ये कहना मुश्किल होगा कि जो है ऊँट किस करवट बैठता है, कैसे कैसे इवेंट्स और अनफोल्ड होते हैं। आपकी कॉस्ट काफ़ी ऊंची है, तो आपको अगर आप इतना, मैं जरूर कह सकता हूं कि प्रमोटर जो हैं काफ़ी केपेबल है, उन पर काफ़ी फुल कॉन्फिडेंस है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं है। प्रमोटर ने पिछली क्राइसिस में भी दिखाया था कि 100 रुपये से शेयर को वापस बाउंस बैक करके 2100 रुपया किया, जहां पे प्योर प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से 155-160 रुपये का ईपीएस आता था। तो मेरी आपको सलाह है कि अनिश्चितताओं को देखते हुए फिलहाल आप डे टू डे कॉल मत लीजिए, और आप ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको 6 महीने अगर आप स्टॉक में बने रहेंगे तो इसके अंदर काफ़ी जो है डैमेज कंट्रोल होगा और काफ़ी ज़्यादा आप रिकवरी शेयर प्राइस में देख सकते हैं। तुलसियान जी, एक और फार्मा कंपनी के बारे में राय लेना चाहता हूँ, और काफ़ी सारे दर्शक आज पूछ भी रहे थे कि बायोकॉन में क्या करना चाहिए। अच्छे नतीजे भी आए इस कंपनी के, और मॉर्गन स्टैनले ने इसको अपने मॉडल पोर्टफोलियो में भी शामिल किया। आज करीब 7% ऊपर जाकर ये शेयर बंद हुआ है, इसमें क्या सलाह है आपकी? देखिए हेमंत, अगेन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तब तो कंपनी का अच्छा है, लेकिन जहां पे हमने खास करके बायोकॉन के साथ देखा है, जहां पे भी रिजल्ट आता है और उसके बाद में ये 6-7-8% का जो रैली दिखाती है वो रैली सस्टेन नहीं होती, और जनरली हम स्टॉक को फिर से करेक्ट होते हुए देखते हैं और 300 के नीचे आता है। जो भी शॉर्ट टर्म प्ले करना चाहता है मैं उसे बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि शेयरों के अंदर अभी एंट्री करे, लेकिन हाँ इन द प्रोसेस जहाँ पे शेयर ये जो फ्रेंजी है या जो शॉर्ट टर्म जो अपमूव है जहाँ पे खत्म होगा और शेयर कहीं पे भी 300 रुपये से नीचे करेक्ट होता है, तो आप वहाँ पे 3 से 6 महीने के नजरिए से इस स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक प्रेम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्कार जी, मैं सिरसा से बोल रहा हूँ, प्रेम शर्मा। हाँ जी। मेरे पास 200 शेयर्स हैं टाटा मोटर्स के 300 रुपये पर। ओके, तो मुझे अभी बेच देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? और आप ने ट्रेडिंग के नज़रिए से इस शेयर में पोजीशन बनाई थी या आप लंबी अवधि के निवेशक हैं? मैं 2-3 महीने तक रख सकता हूँ। 2-3 महीने का नज़रिया है। टाटा मोटर्स में कुछ खराब खबरें भी तुलसियान जी आई थी। S&P ने इनकी जो लॉन्ग टर्म रेटिंग आउटलुक को यहाँ पर घटाया था। कैसे देखते हैं आप टाटा मोटर्स को? आज शेयर 3.5% नीचे जाकर बंद हुआ है। देखिए प्रेम जी, अब मेरे हिसाब से टाटा मोटर की जितनी भी चिंताएं हैं इंडियन कंपनी पे, जो उनका स्टैंड अलोन, उसमें काफ़ी चिंताएं बनी हुई है। अपने पैसेंजर व्हीकल का मार्केट शेयर लूज करते हैं, कमर्शियल व्हीकल में कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। JLR का परफॉर्मेंस भी अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी गड़बड़ाता हुआ दिखाई देता तो शेयर करेक्ट होता है। चूंकि टाटा मोटर भी करेक्ट हुआ और मारुति भी करेक्ट हुआ है, जो अच्छे नतीजे दिखाए, जिनका एक रीजनेबल मार्केट शेयर है। मेरी आपको सलाह होगी कि आप, चूंकि आपका 3 महीने का व्यू है, तो मेरी आपको सलाह होगी आप टाटा मोटर से निकल के मारुति में शिफ्ट होइए। शायद आपको मारुति में अगले 3 महीने में 6 से 8% का गेन देखने को मिल सकता है, जबकि टाटा मोटर में आपको, अगर आप 3 महीने के नजरिए से बने भी रहेंगे तो आपको 2 से 3% से ज़्यादा गेन नहीं मिलेगा। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है टाटा मोटर से निकल के मारुति वर्तमान भाव में शिफ्ट हो जाइए। चलिए स्विच करने की सलाह दे रहे हैं तुलसियान जी आपको, टाटा मोटर से निकलें, मारुति में एंट्री करें। चलिए वक्त हो गया है यहाँ पर तुलसियान जी आपसे विदा लेने का। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स आज के लिए? जेट एयर के अलावा मेरा और कोई भी स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं है, और बाकी इसी लाइन के ऊपर मैंने ये सिमिलर सलाह और भी निवेशकों को दी होगी। धन्यवाद तुलसियान जी आज समय निकालकर CNBC आवाज़ पर आने के लिए और हमारे सभी दर्शकों के और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए स्टॉक टॉक में मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे दूसरे और